Hello students, today I am going to teach you again matter around us which are related to class 9. इसके अंतर्गत हम लोग पार्ट 6 को देखेंगे. Dear student, matter around us में हम लोग the effect of temperature on the changing states of matter पर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने मेल्टिंग, फ्यूजन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इत्यादि को डिटेल किया. आज के इस टॉपिक में हम लोग जो कि मैटर अराउंड अस से ही रिलेटेड है, यहाँ पर इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर यानी दाब के प्रभावों को देखेंगे. इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर इन चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर. मतलब हुआ पदार्थों के अवस्था परिवर्तन में दाब के क्या क्या प्रभाव होते हैं. डियर स्टूडेंट, हम लोग जब जब पदार्थ के अवस्था की चर्चा करते हैं तो हम लोग मुख्यतः तीन तरह के पदार्थों को लेते हैं. कितने तरह के पदार्थ? तीन तरह के पदार्थ. और तब तीनों पदार्थ को आपस में कंपेराइज करके अर्थात फिर उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी निकलते हैं उसको हम लोग फॉलो करते हैं. तो आज हम इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर के अंतर्गत सबसे पहले तो तीन तरह के मटेरियल्स को लेंगे, जो आपका एक सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है और तीसरा गैस है. जैसा कि हम सभी जानते हैं इसके कुछ एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होते हैं. तो वो स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? तो एक देखते हैं मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स. अट्रैक्शन फोर्स, इस पर विचार करना है. और दूसरा है वैकेंट स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. इन दो तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तब हम इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर को जानेंगे. जैसा कि हम सभी जानते हैं सॉलिड के जो भी पार्टिकल होते हैं वो टाइटली पैक्ड रहते हैं. कैसे रहते हैं? टाइटली पैक्ड. ये हमारा सॉलिड स्ट्रक्चर्स है जो एक दूसरे से गुत्थम गुत्था. टाइटली पैक्ड से मतलब है इसके कणों के बीच में किसी तरह का कोई वैकेंट स्पेस मौजूद नहीं होता है. टाइटली पैक्ड, ये आपस में टाइटली पैक्ड रहते हैं. ये लूजली पैक्ड हैं. इसके कण एक दूसरे से सटे हुए तो रहते हैं लेकिन नेग्लिजिबल स्पेस इसके बीच में माना जाता है, जिसको हम लिक्विड कहते हैं. नेग्लिजिबल, या जबकि यहां देखते हैं टाइटली इसके बीच में जो मॉलिक्यूलर बंध है वो टाइटली है. यहां जो है लूजली है और इसमें वेरी लूजली. गैसियस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वेरी लूजली. आपके सामने में ये तीन तरह के एग्जांपल दिए गए हैं, एक गैसियस मोड में, एक लिक्विड मोड में और एक सॉलिड मोड में. एक जगह हम देख रहे हैं आपका सॉलिड मोड जो है वो टाइटली बंद है, मतलब मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स यहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है, यहाँ इससे कम पाया जाता है. मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स मतलब कणों के बीच में जो बंध या पैकिंग होता है वो लूज होता है. क्या होता है? लूज होता है इन कंपेयर्ड विथ सॉलिड पार्टिकल्स. और जब हम गैसियस पार्टिकल्स की चर्चा करते हैं तो वेरी वेरी लूज, अत्यंत ही लूज पार्टिकल्स, बहुत ज्यादा वैकेंट स्पेस. यहां लार्जर वैकेंट स्पेस, लो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स यहां लो और वैकेंट स्पेस लार्ज. मतलब दो कणों के बीच में जो दूरी रहती है बहुत ज्यादा रहती है. यहां दो कणों के बीच में दूरी जो रहती है वो नेग्लिजिबल, नगण्य रहती है, नेग्लिजिबल. वैकेंट भी स्पेस जो होता है वो बहुत कम स्पेस होता है, नाम मात्र के लिए होता है। तो इसका दोनों मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स और वैकेंट स्पेस नेग्लिजिबल माना जाता है।
वहीं जब हम सॉलिड पार्टिकल्स की चर्चा करते हैं तो इसका अट्रैक्शन फोर्स भी ज्यादा और वैकेंट स्पेस नेग्लिजिबल, मतलब इसके दो कणों के बीच में किसी तरह का रिक्त स्थान मौजूद नहीं होता है, इसमें नगण्य रिक्त स्थान मौजूद होता है और इसमें लार्जर वैकेंट स्पेस मौजूद होता है जिसको हम गैसियस मोड करते हैं। तो ये हमारे तीन तरह के मैटर्स हुए। अब देखेंगे जो इन तीनों तरह के मैटर्स पर दाब या इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर कैसा होता है। जब हम सॉलिड पर दाब के प्रभाव को देखते हैं तो यहां देखेंगे जो इसका मॉलिक्यूलर बंध जो है सो अत्यंत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जब हम इस पर दबाव डालेंगे तो शायद हमें हमारी यह अनुभूति होगी कि हम सॉलिड पार्टिकल्स को दबाने में सक्षम नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर एक ब्रिक लेते हैं जिसको हम ईंट कहते हैं, ईंट जैसा कि उसका मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज्यादा है, एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं, साथ ही साथ उस ईंट में किसी तरह का वैकेंट स्पेस मौजूद नहीं होता है जिसको हम ब्रिक कहते हैं। ब्रिक ईंट कोई वैकेंट स्पेस मौजूद नहीं है, ये साबित करता है कि ये ब्रिक सॉलिड है और सॉलिड है। जब हम इस पर प्रेशर डालेंगे, हाथ से दबाएंगे तो हमें अनुभूति होगी कि ये ब्रिक हमसे दबने वाला नहीं रहता है और वो साबित करता है कि सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर पर दबाव का किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। जमीन है, जिस ग्राउंड पर चलते हैं वो भी हमारा सॉलिडिटी को शो करता है। हम पैर से जमीन को दबाएंगे, क्या आप दबाने में सक्षम होंगे? यहाँ हम कहेंगे नहीं। हम किसी भी सॉलिड लेयर को दबाएंगे, किसी भी सॉलिड मैटर को दबाएंगे तो उस पर दबाव का किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेट्स को देखेंगे, लिक्विड स्टेट्स को, जिसमें कि हमने देखा जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लूज होता है, मतलब एक दूसरे से वो चिपके हुए तो रहते हैं लेकिन जो अट्रैक्शन सॉलिड में मिलता है वो अट्रैक्शन लिक्विड में नहीं मिलता है। अतः जब हम इस पर प्रेशर डालेंगे तो कुछ एक देर के लिए वो प्रेशर की अनुभूति तो करेगा लेकिन पुनः वो अपने स्वरूप को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। एग्जाम्पल में हम अगर वाटर को लेते हैं तो ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है जो एक दूसरे के साथ चिपका हुआ है, मतलब नेग्लिजिबल स्पेस है इसके बीच में। जब हम इस पानी पर अपना दबाव डालेंगे तो हमारा हाथ उसको कुछ देर के लिए दबाएगा तो, लेकिन जैसे ही हम हाथ को हटाएंगे पुनः ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से चिपक करके और अपने पूर्व के स्थान को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। कहने का मतलब हुआ जब हम इस पर दबाव डालेंगे तो इसके आयतन में, यहाँ इसके वॉल्यूम पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। जैसा ईंटा था वैसे ही ईंट को हम दबाए और ईंट का के स्वरूप में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं हुआ। हम ईंट को तौलेंगे, ईंट का उतना ही वेट हमको मिलेगा जो दबाने से पहले उसका वेट था। जब हम लिक्विड पार्टिकल्स को दबाते हैं तो ये कुछ एक देर के लिए दबता है, इसके आयतन में भी कुछ एक कमी आती है, अत्यल्प कमी, नेग्लिजिबल कहा जाएगा उसको, लेकिन पुनः ये अपने स्वरूप को क्या कर लेता है, धारण कर लेता है। मतलब सॉलिड और लिक्विड पर दाब का किसी तरह प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ मैटर है वो गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर है। जब हम इस पार्टिकल को लेते हैं तो यहां देखते हैं जो यहां मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कहीं कुछ नहीं रहता है। एक कण यहां विचलित होते हैं तो एक कण उससे दूरी बना करके विचलित होते हैं, साथ ही साथ लार्जर वैकेंट स्पेस, और ये लार्जर वैकेंट स्पेस होता है जब हम इस पर प्रेशर डालेंगे तो इसके हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, और आते 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 इनकी आयतन बहुत न्यून हो जाती है। क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, लेस कर जाती है। क्यों? क्योंकि हम इस गैसेस पार्टिकल्स को ऊपर से प्रेशर डाल रहे हैं। जैसे ही ऊपर से प्रेशर डालेंगे ये सब कण एक दूसरे से चिपकना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, और इस गैसियस पार्टिकल्स के वॉल्यूम में कमी आ जाती है। डियर स्टूडेंट, अगर ये गैसियस मॉलिक्यूल से प्रेशराइज्ड नहीं होता तो क्या आप एलपीजी सिलेंडर घर में यूज करते? क्या हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाता है क्या आप उसको देखते? नहीं देख पाते।
ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि गैसेस पार्टिकल्स पर दबाव का पूरा प्रभाव पड़ता है। जब हम इसको दबाएंगे, कंप्रेस्ड करेंगे, ये दबेगा और इसकी आयतन न्यून हो जाएगी, जिसका परिणाम, जिसका रिजल्ट आप अपने घरों में देख सकते हैं। वो एलपीजी सिलेंडर जो 14 केजी वाला जो सिलेंडर आता है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में रहता है। जैसे ही आप नॉब को ढीला करेंगे, गैस जो है सो दुगुनी गति से बाहर की ओर निकलना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। डियर स्टूडेंट, एक और रिजल्ट हम इस स्टेट में देखेंगे। जब इस पर दबाव पड़ेगा तो गैस किस फॉर्म में बदल जाता है, तो लिक्विफाइड फॉर्म। किस फॉर्म? लिक्विफाइड, जिसको हम द्रवित कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रवित। द्रव नहीं कहेंगे, द्रव मीन्स हो गया लिक्विड, जिसको हम द्रव कहते हैं। लेकिन यहाँ ये गैस द्रव में नहीं बदल के लिक्विफाइड फॉर्म में बदल जाता है, द्रवित फॉर्म में बदल जाता है। और इसी द्रवित फॉर्म के चलते हम एलपीजी सिलेंडर को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। गाड़ियों में जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, दिल्ली हो, मद्रास हो, मुंबई हो, वहां पर सीएनजी भरा जाता है। सीएनजी ये भी आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ही है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, जिसमें पेट्रोल जो कि लिक्विड है उसको दबाव डाल करके इस पेट्रोल के आयतन को न्यून किया जाता है और सहसा वो पेट्रोल किस फॉर्म में बदल जाता है, लिक्विफाइड फॉर्म में बदल जाता है। और तब उस लिक्विफाइड पेट्रोलियम को सिलेंडर में डाल डाल के और हर एक घर तक पहुंचाया जाता है। जान माल की कोई क्षति नहीं, क्योंकि वो पूरा प्रोटेक्टिव मोड में रहता है। डियर स्टूडेंट, ये तो था गैस पर दबाव का प्रभाव। और गैस पर जैसे ही दबाव का प्रभाव होगा, ये अपने आयतन को क्या कर लेता है, बिगाड़ लेता है। मतलब ये अगर बहुत ज्यादा आयतन वॉल्यूम में फैला हुआ रहता है तो इसकी आयतन को सीमित कर दिया जाता है। और जैसे ही आयतन सीमित हुआ तो ये हमारे काम के लायक बन जाता है, और जिसका परिणाम है जो आज हम अपने घरों में एलपीजी सिलेंडर, गाड़ियों में सीएनजी सिलेंडर, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर, वो बड़े बड़े सिलेंडर्स जो यूज किए जाते हैं हॉस्पिटल में, वो सब का सब इसी गैस पर उस दबाव का परिणाम है, जिस दबाव के चलते इसका आयतन घटता है। और जैसे ही आयतन इसका लेस हुआ, फिर ये ट्रांसफर हो जाता है, अपने रूप को बदल देता है लिक्विफाइड फॉर्म में, और फिर हमारे घरों तक वो सिलेंडर्स यूज आते हैं और फिर यूटिलाइज किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, एक फॉर्म हम और भी देखेंगे। जब गैसियस पार्टिकल्स पर हम दबाव डालते हैं तो यहाँ तो ये लिक्विफाइड फॉर्म में बदल गया, समटाइम गैसियस पार्टिकल्स पर दबाव डाला जाता है तो वो ठोस रूप को प्राप्त कर लेता है। तब हम उसका एक एग्जांपल देखेंगे। जो गैसियस हम लोग तो अभी तक देखे हैं जो ठोस से द्रव में और द्रव गैस में बदलता है। फिर हम लोग एक काइनेटिक एनर्जी को घटा बढ़ा करके गैस को लिक्विड में और फिर लिक्विड को किस में बदल देते हैं, ठोस में बदल देते हैं। यहाँ हम डायरेक्टली गैसियस पार्टिकल्स को किस में बदल देंगे, सॉलिड आइस पार्टिकल्स में। तब उसका हम एग्जांपल देखते हैं। When carbon dioxide gas is placed at 1 atmospheric pressure, it changes its state from gas to solid ice called
dry ice. When carbon dioxide gas is pressed at 1 atmospheric pressure, जब कार्बन डाइऑक्साइड पर एक वायुमंडलीय दाब हम लगाते हैं, प्रेशर डालते हैं उसको, सहसा वो गैस अपने स्वरूप को बदल लेता है। और बदलता है कैसे? तो वो गैस किस में कन्वर्ट कर जाता है? सॉलिड आइस में। यहां हम इसको ऐसे देख सकते हैं, गैस जो कि आपका CO2 है, जब इस पर हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाएंगे तो ये आपका सॉलिड आइस, जिसको कि हम ड्राई आइस कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं, उसमें ये चेंज हो जाता है। डियर स्टूडेंट, एक ही जगह दबाव के हम 2 परिणाम देखें। एक जगह जब गैस पर दबाव लगाया गया तो वह गैस अपने स्टेट को बदल करके लिक्विफाइड मोड में चला गया, और लिक्विफाइड मोड में जाने के बाद LPG, CNG ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में हमारे पास में विद्यमान है। फिर हम एक दूसरा मेथड जो देखे, उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दाब लगाया जाता है, वह भी अपने स्टेट को चेंज करके और तब जो है वो ड्राई आइस या सॉलिड आइस पर बदल जाता है, जिसका हम लोग घरेलू यूज करते हैं। शादी ब्याह, उसमें यदि हमें बर्फ की जरूरत होती है, हम मार्केट से जिस बर्फ को खरीद करके लाते हैं, वो आपका बर्फ जो है नेचुरल बर्फ नहीं रहता है। वो जब भी रहता है तो आर्टिफिशियली मेथड से बनाया हुआ रहता है और उसको ड्राई आइस कहा जाता है। चाहे आप वो फिजी ड्रिंक्स सब को देखते हैं, कोका कोला, थर्मस, ये सब जो आप पी रहे हैं, उसमें जो फ्रीज्ड किया जाता है, उस सब में किस आइस का उपयोग किया जाता है? तो डियर स्टूडेंट, उसमें ड्राई आइस का ही उपयोग किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हुए वाष्पीकरण या इवोपरेशन की क्रिया को देखेंगे। तो ये एक्चुअली में कौन सी क्रिया होती है, उसको अब हम समझेंगे। इवोपरेशन, इवेपोरेशन, जिसे हम वाष्पीकरण कहते हैं, वाष्पीकरण। अब हम इस इवोपरेशन टर्म को समझेंगे, इवोपरेशन क्या होता है। डियर स्टूडेंट, एक कटोरा पानी ले लेंगे आप अपने घर पर, और उस पानी को 3-4 दिनों के लिए किसी कमरे में आप रख देंगे। अब 4 दिन के बाद जब उस कमरे में जाएंगे उस पानी को खोजने के लिए, तो पूरा बॉल आपका कटोरा जो है खाली मिलेगा। तो सहसा आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा, जो हमने 3-4 दिन पहले पानी रखा, तो वो पानी कहाँ चला गया? डियर स्टूडेंट, एक्चुअली में वो पानी जहां से आया था वहां को प्राप्त हो गया। कहने का मतलब है वो फील्ड सेक्शन से आता है, जिसको हम शीत क्षेत्र कहते हैं, वहां से हमारी धरती पर पहुंचा और फिर यहां से इवोपरेट होकर के पुनः कहां चला जाता है? अपने फ्रीजिड जोन में चला जाता है। तो हम देखेंगे इवोपरेशन क्या होता है। द चेंजिंग स्टेट ऑफ लिक्विड, state of liquid to gaseous mode into gaseous state or vaporizing state is termed as इवोपरेशन। वाष्पीकरण की क्रिया किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इवोपरेशन? द प्रोसेस, द चेंजिंग स्टेट ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट और वेपराइजिंग स्टेट इज टर्म्ड एज इवोपरेशन। वाष्पीकरण की क्रिया में लिक्विड जो है 100 डिग्री C पर वेपर और गैसियस स्टेट में बदल जाता है, गैसियस स्टेट में बदल जाता है। डियर स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा इंटायर प्रोसेस इवोपरेशन कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, क्यों इवोपरेशन की घटना घटती है, तो इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक बीकर जल लेंगे, जैसा कि हमने अभी जस्ट चर्चा किया है
कि इसके मॉलिक्यूलर बंधन नेग्लिजिबल होते हैं, साथ ही साथ इसमें नाम मात्र के लिए वैकेंट स्पेस या रिक्त स्थान मौजूद होता है। जब हम इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद जब आपने ये बॉइलिंग पॉइंट को छू लेगा, जो कि इसका 100 डिग्री सी माना जाता है, इस ताप पर आने के बाद इस मॉलिक्यूल्स, जो कि आपका लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, एक दूसरे से टकराना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। कोलाइड विथ ईच अदर, एक दूसरे से ये रगड़ खाएंगे। रगड़ खाने के बाद जो शक्तिशाली पार्टिकल होता है वो आवश्यकता से अधिक एनर्जी को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। जैसे ही उसने अपने आवश्यकता से अधिक एनर्जी को गेन किया, वो मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है और इस बर्तन से उड़ना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। डियर स्टूडेंट, यही कारण है कि जब हम काइनेटिक एनर्जी या हीट डालेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर बॉन्डेशन टूटना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और जब इसके मॉलिक्यूलर बॉन्डेशन टूट जाते हैं तो ये कंप्लीटली फ्री हो जाते हैं इस सराउंडिंग से और फिर अपने फ्रिजिड सेक्शन के लिए क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। अब हम देखेंगे इस इवोपरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। तो देयर आर मेनली 5 फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट्स इवोपरेशन प्रोसेस। Factors affecting evaporation. Factors affecting evaporation. Evaporation. वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर्स है जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला देखेंगे हम नेचर ऑफ लिक्विड्स। हमारे लिक्विड्स का नेचर या प्रकृति किस तरह का है, उस नेचर को, उस प्रकृति को हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे वाष्पीकरण की क्रिया को प्रभावित करता है, उस टेम्परेचर को देखेंगे। फिर हम देखेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बड़ा है या छोटा है, इस पर हम विचार करेंगे। फिर हमारा आर्द्रता, जिसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी। और हमारा 5वां टर्म है स्पीड ऑफ एयर। स्पीड ऑफ एयर। डियर स्टूडेंट, ये 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन है। ये 5 कारक है जो इवोपरेशन को कंप्लीटली क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। उसमें सबसे पहला है नेचर ऑफ लिक्विड्स, द्रवों की प्रकृति। द्रवों की प्रकृति, किस तरह की प्रकृति होती है द्रवों की और ये कैसे इवोपरेशन क्रिया पर प्रभाव डालते हैं। नंबर 2 है आपका तापमान। तापमान कैसे वाष्पीकरण की क्रिया को प्रभावित करता है। हमारा तीसरा टर्म है सरफेस एरिया, जिसको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। चौथा है ह्यूमिडिटी, जिसको हम आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्द्रता। और हमारा 5वां टर्म है स्पीड ऑफ एयर, जिसके अंतर्गत हम वायु की गति को देखेंगे। किसकी, वायु की गति। समटाइम स्पीड ऑफ एयर भी इवोपरेशन के फैक्टर्स को क्या करता है, इवोपरेशन की क्रिया को प्रभावित करता है। डियर स्टूडेंट, हम नेक्स्ट वीडियो में इन 5 टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।